हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मेरा नमस्कार आप लोगों को। मैं आज यूनिट ऑफ लाइफ यानी कोशिका कोशिका का मैं दूसरा भाग आप लोगों के सामने लाया हूं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कोशिका की खोज किसने और कब की तथा इसके विषय में किन किन वैज्ञानिकों ने अपना क्या क्या मत प्रस्तुत किया और ये कोशिका का लक्षण क्या होता है कि कोशिका अपना जो कार्य करता है वो किस तरीके से करता है। तो हम इसके विषय में आज जानेंगे। तो पहली टॉपिक पे चलते हैं। कोशिका की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में स्वनिर्मित कंपाउंड माइक्रोस्कोप से करते हैं। यानी कि अब यहाँ पे हमको ये पढ़ने को मिलता है पहले टॉपिक में कि कोशिका की खोज है, यानी कि जो कोशिका होती है जो हमारे शरीर की एक यूनिट है, एक इकाई है, उसकी खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक वो भी सन 1665 ईस्वी में स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप से। किससे? स्वनिर्मित, यानी कि उन्होंने स्वयं से बनाया माइक्रोस्कोप। और उसने अब वो जो स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप बनाया था वो भी अल्प विकसित था, बहुत बड़ा विकसित माइक्रोस्कोप नहीं था। उसमें क्या किए थे, एक पाइप लिए, उसमें दो लेंस सेट किए, उसी लेंस को लगाकर उन्होंने देखा, वो भी किस पे, कार्क नामक एक पौधा था। कार्क नामक पौधे को उन्होंने जब देखा तो उनको मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, अब यहाँ पे जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो इसमें जैसे इस तरीके से उन्हें खाली खाली स्थान नजर आया। अब ये जो खाली स्थान नजर आ रहा था उन्हीं को उन्होंने सबसे पहले यानी कि सरकोडा कहा। क्या कहा उन्होंने? सरकोडा। तो अब जब उन्होंने सरकोडा कह दिया तो वो भी थी उनकी भाषा थी, लेकिन ये भाषा क्या होती, वैज्ञानिक भाषा नहीं है। तो वैज्ञानिक भाषा में क्या होता है, सरकोडा को उन लोगों यानी कि लैटिन भाषा में परिवर्तित किया गया तो उसको सेलुला कहा जाता है। यानी कि कोशिका को लैटिन भाषा में सेलुला कहा गया। तो जो सेलुला शब्द है वो सेलुला यानी कि एक छोटे का कमरा, यानी एक छोटा कमरा। अब सेलुला का अर्थ होता है छोटा कमरा। अब इसको अगर हम सरल तरीके से समझना चाहें तो इसके जरिए अपने मकान के यानी अपने घरों के तरीके समझ सकते हैं। जैसे घर बनाते हैं तो उसमें से 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख यानी ईंट उसमें लगा करके हम बहुत बढ़िया से घर बनाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि एक एक ईंट मिल करके वो पूरा घर बनता है, ना कि उसमें पूरा का पूरा हम ईंट ही जोड़ देते हैं। तो जैसे उसमें एक ईंट जो है उस घर का एक यूनिट है, एक घर का, वो पूरे घर का क्या है, एक इकाई है। उसी तरीके हमारे शरीर की किसी भी जीव का यानी कि ऑल एनिमल यानी ऑल प्लांट, उसमें क्या होते हैं कि उसकी जो एक इकाई हो वो कोशिका होती है। ठीक, ये बात उसमें। अब जब उन्होंने खोज कर लेते हैं 1665 ईस्वी में, तो उसकी बात उनको क्या होती है, उसकी बात उनके द्वारा लिखी हुई किताब यानी कि जो रॉबर्ट हुक किताब लिखते हैं उस किताब का नाम होता है माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया जो किताब होती है उसमें जब छप कर पब्लिश होती है तो लोग तब जानते हैं। और यहाँ पर कभी कभार क्या होती है, एग्जाम में पूछ भी लेता है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी हुई किताब का क्या नाम है, तो उसका नाम आप लोगों को माइक्रोग्राफिया बताना होगा। और उसी में उनकी सेल की डिस्कवरी के बारे में पब्लिश होता है तो लोगों को पता चलता है। ये तो इनकी खोज यानी कि वो भी जब उन्होंने देखा था तो मरे हुए छत्ते थे, मरे हुए सेल थे, यहाँ की जीवित कोशिका नहीं थी। ठीक, और उसमें सिर्फ वो नजर आया, उनको सेलवाल नजर आया था बस, बाकी और कुछ भी नजर नहीं आया। ना तो उसमें साइटोप्लाज्म नजर आए, ना ही उसमें प्रोटोप्लाज्म नजर आया, ना न्यूक्लियस नजर आता था, क्योंकि सिर्फ मात्र 45 गुना बड़ा नजर आता था। सिर्फ उस माइक्रोस्कोप से, यानी कि जो वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने बनाया था उससे सिर्फ मात्र 45 गुना बड़ा यानी कि दिखता था, बस, उससे ज्यादा नहीं। अब आती है बात जीवित कोशिका की। वो तो मरे हुए कोशिका की खोज करते हैं, लेकिन जीवित कोशिका की खोज वैज्ञानिक एंटोनी वान लीवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहले क्या किए थे कि जीवित कोशिका की खोज किए थे सन 1674 ईस्वी में। कितने ईस्वी में करते हैं? सन 1674 ईस्वी में। क्योंकि एक बात और याद रखना कि जो एंटोनी वान लीवेनहॉक होते हैं वो कोई वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक कपड़ा व्यापारी थे। ठीक, लेकिन उन्हें क्या किया, एक आकस्मिक तरीके से उन्होंने डिस्कवरी किए थे। तो उन्होंने क्या देखा, उनके गमले में एक पानी रखा हुआ था, उसमें कुछ हिलने की प्रवृत्ति उनको नजर आई। तो उन्होंने क्या किया, वो भी उनके पास क्या होते थे, कपड़े की दुकान हुआ करता था यानी कि व्यापार करने का, तो वो अपने लेंस देखते हैं। तो उन्होंने भी फिर एक तरीके से माइक्रोस्कोप डेवलप किया, उससे उन्होंने देखा तो उस पानी में कुछ रेंगते हुए जीव नजर आए, और जो क्या थे, जीवित थे। यानी रेंग रहा है, जीव का एक कैरेक्टर होता है जो आप लोगों को मैंने बता चुका है पहले ही कि उसका रेंगना एक कैरेक्टर होता है, यानी लक्षण है। यानी अगर वो चल रहा है, मूवमेंट कर रही है, तो एक जीवित का कैरेक्टर है, यानी कि एक जीव का। तो इससे श्रेय जाता है एंटोनी वान लीवेनहॉक का, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की है सन 1674 ईस्वी में। अब उसके बाद आती है कि जो कोशिका के बारे में बताने की कोशिश सबसे पहले वैज्ञानिक जो होते हैं दत्रोचित, ठीक, वैज्ञानिक दत्रोचित ने क्या किया था, जब कोशिका की खोज हो जाती है उसके कई साल बाद, यानी कि
अब ये 1824 में आ रहे हैं, क्योंकि वो हो रहा है कब 1674 में हो रही है, 1665 में हो रही है। लेकिन यहाँ पे वो मत यानी कि सेल थियरी जिसको कहा जाता है, सेल थियरी का मतलब कोशिका के बारे में अपना मत क्या है कि कोशिका है क्या चीज। तो वैज्ञानिक सबसे पहले दत्रोचित जो होते हैं उन्होंने मत प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन होती क्या है कि उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हो जाती है। दुर्व्यवहार ये कि वो उसके विषय में बहुत अच्छे से वर्णन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनकी मान्यता नहीं दी जाती। कोशिश तो भले की लेकिन ये बता नहीं पाए, इस वजह से इनकी मान्यता रद्द कर दी गई। और इसका श्रेय जो होता है यानी कि कोशिका सिद्धांत का जो श्रेय होता है वो वनस्पति शास्त्री यानी कि जो वनस्पति विज्ञान के साइंटिस्ट होते हैं, जो उसके ज्ञाता होते हैं, उनको वनस्पति शास्त्री कहा जाता है। तो जो स्लाइडेन होते हैं यानी कि स्लाइडेन, और उसके बाद तथा जंतु शास्त्री यानी कि जंतु विज्ञान के जो साइंटिस्ट होते हैं, ज्ञाता होते हैं, उनको जंतु शास्त्री कहा जाता है। स्वान नाम की ये दोनों यानी स्लाइडेन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिक होते हैं। उन लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले कोशिका के बारे में बहुत अच्छे से यानी कि क्रम बाय क्रम बता लिए, और जिसकी वजह से इनका श्रेय ना होकर के इनका श्रेय चला जाता है यानी कि कोशिका मत देने में। तो इसीलिए पूछा जाता है एग्जाम में कि कोशिका मत किसने प्रतिपादित किया, तो कोशिका मत वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान ने प्रतिपादित किया। और कितने सन में किया, सन 1839 ईस्वी में करते हैं। कितने सन में प्रस्तुत करते हैं, सन 1839 ईस्वी में। ये भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो कोशिका सिद्धांत है वो कब प्रतिपादित हुआ, यानी कि कब इसको बारे में बताया गया, तो वो सन 1839 ईस्वी में बताया जाता है। लेकिन अगर कभी कभार ये भी एग्जाम में पूछी जाती है कि वैज्ञानिक दत्रोचित क्या करते हैं सबसे पहले, यानी ये क्या लिया जाए कि यानी कि कोशिका मत के विषय में सबसे पहले कौन वैज्ञानिक अपना मत प्रस्तुत किए थे, तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा दत्रोचित करते हैं कोशिश, क्योंकि भले ही नहीं बता पाए तो क्या हुआ, लेकिन वो बताने की कोशिश तो की है, शुरुआत उन्होंने किया है। अब उसके बाद आती है यानी अगला टॉपिक होता है सेल के अंदर जीवित पदार्थ को वैज्ञानिक परकिंजे जो होते हैं परकिंजे। और एक बात और याद रखना कि किसी किसी किताब में परकिंजे को पुरकिंजे लिखा रहता है, तो वहां आप लोग कंफ्यूज मत होना, कभी कभार इनके पुरकिंजे भी कह देते हैं, किसी किताब में परकिंजे लिखा रहता है। तो अब ये लेखक के ऊपर डिपेंड होता है कौन सा लेखक कौन सा यूज कर देता है। तो यहाँ पे क्या होती है यानी कि जो कोशिका होता है ना, ये जो कोशिका है, अब यहाँ पे हम इस सबको बिठा करके हम एक सेल का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसके चारों तरफ यहाँ पे अलग यानी कि सेल वॉल होती है, इसके बीच में यानी सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के बीच में सबसे बड़ा न्यूक्लियस होती है जो मेन होता है। इसके बाद में क्या, यहाँ पे एक जीवद्रव्य भरा होता है जिसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। यानी कि प्रोटोप्लाज्म यानी कि हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, लेकिन इसको प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले कहने वाले कौन होते हैं, ठीक, प्रोटोप्लाज्म। ठीक, प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले वैज्ञानिक जो परकिंजे होते हैं, इन्होंने सन 1837 ईस्वी में इसे जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। वो भी कौन, वैज्ञानिक परकिंजे। ठीक, वो भी कितने सन में, 1837 ईस्वी में। कितने सन में, 1837 ईस्वी में इसे क्या कहते हैं, जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है, पहले इसको भी समझ लें, हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे इसके विषय में, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म, ठीक, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक, न्यूक्लियोप्लाज्म बराबर होता है प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो यानी कि कोशिका द्रव्य, ठीक, कोशिका द्रव्य और उसके बाद केंद्रक द्रव्य, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो बनता है जीव द्रव्य। ठीक, इस तरीके से ये जीव द्रव्य है। लेकिन फिर भी ये नहीं बता पाए थे कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य आपस में मिल करके एक जीव द्रव्य का निर्माण करते, ये नहीं बता पाए, लेकिन इतना तो जरूर कह दिए थे कि उसमें जो भी जीवित पदार्थ है वह एक जीव द्रव्य है। ठीक, ये बात। अब यहाँ पे परकिंजे की बात ये भी खत्म। अब आती है बात यानी कि कोशिका मत यानी कि सेल थियरी। अब ये जो सेल थियरी है ये सबसे मत यानी कि हमने तो यहाँ पे आप लोगों को जान ही लिए कि सेल थियरी वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान सन 1839 ईस्वी में देते हैं। लेकिन अब इसके विषय में संक्षिप्त वर्णन में आता है कि जो स्लाइडेन और स्वान दे तो देते हैं, लेकिन इसके विषय में और महत्वपूर्ण तथ्य रखते हैं और वैज्ञानिक इसके आगे आते हैं। वैज्ञानिक जो अगला टॉपिक है उसमें कहते हैं विरकोव। ठीक, विरकोव नामक वैज्ञानिक होते, कहीं कहीं पे इसको विरकोच भी लिख देते हैं, कहीं कहीं पे विरकोव लिखा है, तो इनका लेकिन ओरिजिनल नाम होता है विरकोव ने सन 1858 ईस्वी में, सन 1858 ईस्वी में ये बताया कि
जो कोशिका होती है यानी कि जो सेल होती है वह अपने पूर्ववर्ती का मतलब ये होता है इनके पीछे इनके जो माँ बाप होते हैं, कुल मिला के जैसे हमारे आपके पूर्ववर्ती अपने माँ बाप होते हैं यानी पेरेंट्स होते हैं, तो इसका जो पेरेंट्स यानी कि पूर्ववर्ती कोशिका होती है उसका निर्माण उसके जीवित रहते ही होता है, उसके जीवित रहते ही उसका विभाजन होकर यानी कि सेल डिवीजन कोशिका विभाजन होकर उसका निर्माण होता है। उसके बाद आती है, अब यहाँ पे व्याख्या किया जाता है यानी जो सेल होता है उसकी क्या व्याख्या होती है कि वो होता कैसा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कोशिका सभी जीव का संरचना एवं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कि जो कोशिका होती है वो सभी शरीर का यानी कि सभी जीव, ऑल एनिमल ऑल प्लांट, चाहे एक कोश की जीव यानी कि यूनिसेलुलर सेल हो यानी कि यूनिसेलुलर चाहे लिविंग हो चाहे मल्टीसेलुलर लिविंग हो, कोई भी हो, उसके लिए क्या होता है कि वो सभी जीव का जो यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, और वो क्रियात्मक इकाई होता कौन है, कोशिका होती है। ठीक, अब उसके बाद आती है शरीर के सभी अंग सेल के बने होते हैं। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना, जो शरीर है, शरीर की एक एक पार्ट है जो वो सभी किससे मिलकर बने हुए हैं, सेलों से। यहाँ तक कि आंख है, आंख का रेटिना है, आंख का कार्निया है, वो भी सेल से बना हुआ है। यहाँ तक कि जो हमारे नाखून होते हैं वो भी एक सेल के ही भाग होते हैं, लेकिन बस ये फर्क है, बाल और नाखून हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। ठीक, उस पे हम लोग नहीं, यहाँ पे ये जो पूरी चमड़िया बनी हुई है ना, ये सब हमारी एक कोशिका ही है, सब सेल है। ठीक, उसके बाद ये हमारे अंदर जो इसके अंदर बोन्स हैं, मसल्स हैं, ये सब भी पूरे कितने किससे मिलकर बने हुए, सेल से मिलकर बना हुआ है। ये पहली व्याख्या। दूसरी व्याख्या क्या करते हैं कि इसमें मत में नई कोशिका पहले से मौजूद पूर्ववर्ती कोशिका से बनता है, यानी कि जो पहले है यानी कि माँ बाप। अब जैसे क्या होता है, माँ बाप मर गए फिर लड़के पैदा हो, ऐसा तो हुआ नहीं आज तक, यानी माँ बाप अपने रहते ही अपने जैसे संतान को जन्म दे करके इस दुनिया से चल जाते हैं। ठीक, तो इसी तरीके ही जो हमारी नई सेल होती है उससे पहले उसकी जो पुरानी वाली सेल होती है वो अपने द्वारा नई सेल का निर्माण करके वो डेड हो जाती है। ये कोशिका का दूसरा मतलब दिए थे वैज्ञानिक स्लाइडन और स्वान ने। उसके बाद आती है सभी जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक, यानी कि जो जितने भी कुछ एक कोशिका यानी एक कोशिका जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, मोनोसिस्टिस, ये सब जो है, और उसके बाद होता है क्लेमाइडोमोनास ये, और उसके बाद होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये सभी जो जीव होते हैं वो एक कोश की जीव है। वो कैसे जीव है, एक कोश है तो एक ही कोश की, बट वो जीव है। उनके अंदर क्योंकि उनके अंदर भी रासायनिक यानी कि रासायनिक क्रिया चल रहे हैं, यानी और मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से उसको हम जीव कह सकते हैं, उसका कैरेक्टर वही है। तो ये है। उसके बाद आती है बहुकोश की जीव में। अब बहुकोश की हम लोग सबसे अच्छी एग्जांपल है, और हायर प्लांट और हायर एनिमल्स होते हैं वो भी इसके सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं। उसके बाद आती है जो कोशिका होता है उसका आकार और प्रकार, यानी कि शेप एंड साइज। अब उसकी जो शेप एंड साइज होती है, सबसे छोटी कोशिका, इस दुनिया का सबसे छोटी कोशिका जो होती है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, यानी कि माइकोप्लाज्मा। ठीक, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, इसको शॉर्टकट तरीके से पीपीएलओ भी बोला जाता है। अब तो अब इसके बाद है इसका आकार व प्रकार। ठीक, यानी शेप साइज आकार प्रकार इसकी होती है। जो दुनिया का सबसे छोटा यानी कोशिका है, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका आज तक जो वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई है, इससे छोटी आज तक कोशिका नहीं खोजा गया है, वो होता है क्या, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और इसका आकार जो होता है 0.1 माइक्रोन मीटर से लेकर के 0.5 माइक्रोन मीटर तक का। ठीक, अब ये माइक्रोन क्या चीज होती है, आप इसको फिजिक्स में पढ़ लीजिएगा। ठीक, आपको ये फिजिक्स में पढ़ने को मिला होगा। उसके बाद आती है, यानी कि इसको शॉर्टकट में यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम मतलब दुनिया का सबसे छोटा कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, इसको शॉर्टकट तरीके से पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में कभी कभार एग्जाम में पूछ भी लेता है कि दुनिया का सबसे छोटा कोशिका का नाम बताइए, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम बताना होगा। उसके बाद आती है दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका। ठीक, जो दुनिया का सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग जो होता है ना, शुतुरमुर्ग यानी इसको ऑस्ट्रिच बोला जाता है, उसके अंडे का कोशिका सबसे बड़ा कोशिका होता है, और उसका आकार होता है 170 mm लंबा होता है, यानी कि मिलीमीटर लंबा होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका माना जाता है। इसको भी एग्जाम में पूछी जाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका का क्या नाम है, तो यहाँ पे आपको बताना यानी कि बताना पड़ेगा कि ऑस्ट्रिच के अंडे में पाया जाता है। तो ये आज का वीडियो था, पूरा मैंने इसके बारे में बता दिया। अब आगे की क्लास में हम आप लोगों को ये बताएंगे कोशिका के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ सेल, और ये संरचना के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। और ठीक, इसके विषय में हम आगे वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा नमस्कार।